हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनिशर्स सीएसएन आईटी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। बहुत अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज एक बार फटाफट से स्टार्ट करते हैं फ्रेश सेशन। सभी को राम राम, नमस्ते। गजेंद्र सिंह, अजीत सिंह वशिष्ठ, राम राम भाई। नीतू शर्मा, हेलो। तेवातिया, राम राम भाई, राम राम। मंजीत कुमार, राम राम। विक्रम, राम राम भाई। आ गए भाई, आ गए। इंग्लिश मास्टर आ गए भाई। आगे आगे सोनी मलिक, गुड इवनिंग। मनीष यादव, गुड इवनिंग। अनुज कुमार, हेलो। चलो जी, स्टार्ट करें आज का सेशन। हाँ यार, 2 मिनट लेट हो गया मैं, कोई बात नहीं। वो ऑफिस अभी ख़त्म हुआ ही था, बस थोड़ी देर पहले, तो खाना वाना खाने में थोड़ी सी लेट हो गया, 2-3 मिनट। कोई बात नहीं, ठीक है। चलो जी, स्टार्ट करें। एक सेकंड, मैं ये चार्जर निकाल देता हूँ एक बार इसका, उसके बाद स्टार्ट करते हैं सेशन को। तुम लोग भी यार शेयर वेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ। है भाई, हम भी अपना काम वाम निपटा के आते हैं ना क्लास लेने, तो आपका भी फर्ज बनता है दोस्तों। देखो, शेयर किया करो, लाइक किया करो वीडियोस को, कमेंट किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक पहुंचाओ, लोगों तक पहुंचाओ। जिनको ये डेटा नहीं मिल पा रहा है उन तक पहुंचाने की जिम्मेवारी जो है वो आपकी ही है, और कौन जिम्मेवारी लेगा, ठीक है। चलो 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 चलो, आगे भी सारे चलें, स्टार्ट करें सेशन। तो कल हमने स्टार्ट किया था भाई हमारा क्लास नंबर फर्स्ट, ये वही थंबनेल लग गया यहाँ पे, कोई बात नहीं। तो 26 हाँ 25 क्वेश्चन हमने कल किए थे। और जब हमारा क्लास हमारी लास्ट एंड पे थी, तो मैंने आप लोगों को बोला था, एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को होमवर्क के लिए, कि डैश इज ए मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है, मेमोरी होती है, यूज किया जाता है उसको प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए और डेटा को स्टोर करने के लिए। एग्जीक्यूशन के टाइम पे, जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा होता है, उस समय पे हम उस मेमोरी का यूज करते हैं ताकि हम प्रोग्राम्स को, डेटा को स्टोर कर सकें। तो लगभग सभी 99.99% स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल सही था। ऐसी मेमोरी जो सीपीयू के साथ डायरेक्टली अटैच होती है, उस मेमोरी को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। ये आपका बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास हमारी हार्ड डिस्क आ जाती है, एसएसडी आ जाती है। वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को काफी बार बता चुका हूं, 2-3 बार हम वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट रिपीट कर चुके हैं कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। बेसिकली वर्चुअल मेमोरी एक इस तरीके की मेमोरी होती है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा होता है वो हमारे लिए क्या करता है कि जितना, मान लेते हैं हमारे पास जो मेमोरी है उससे बड़ा प्रोग्राम अगर हमें स्टोर करना होता है, उसके लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए क्या बना देता है? एक वर्चुअल मेमोरी बना देता है, ताकि वो प्रोग्राम हमारा अच्छे तरीके से स्टोर हो सके और हमें कंप्यूटर में हमारे बेसिकली प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है। इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो क्या आंसर था? बी होगा इसका राइट आंसर। विक्रम भाई, जितनी मेरी स्पीड है मैं उसी स्पीड से करा रहा हूँ, जितना मैं हो सकता है उतना करा रहा हूँ। आपको अगर स्पीड ज़्यादा अगर आपको चाहिए है तो फिर आप वीडियो को बाद में देख सकते हैं स्पीड को तेज करके। मेरे को क्यों मेरा तेल निकलवाऊंगा भाई मैं जबरदस्ती? जितना मेरे से बोला जाएगा मैं उतना ही तो बोलूंगा ना। स्पीड में कहाँ कोई रेल निकल रही है आपकी, या बस निकल रही है? कोई भाग के जाना है कहीं पे? 2-4 मिनट ज़्यादा लग जाएगी क्लास, क्या हो गया? कैसे कैसे कमेंट करते हो यार तुम। मैच्योर हो चुके हो अब, ऐसा ही लेवल तक का तुम एग्जाम देने जा रहे हो, तुम बातें पता नहीं कैसी कैसी करने लग जाते हो। नेम द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर कौन होता है भाई? यूजर होता है जो सिस्टम को यूज करता है। यानी कि अभी मैं मेरे सिस्टम को यूज करके क्लास ले रहा हूं, आप अपने मोबाइल को यूज कर रहे हैं, तो आपके मोबाइल के आप यूजर हो गए, मेरे सिस्टम का मैं यूजर हो गया। हार्डवेयर आपके हाथ में जो आपने मोबाइल पकड़ा हुआ है वो आपका हार्डवेयर है, आप यूजर हैं। मैं यहां पे बैठा हूं, मेरा लैपटॉप मेरे लिए हार्डवेयर है। तो मेरे और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस होता है। मैं और मेरा हार्डवेयर दोनों आपस में बात कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, काम कर पा रहा हूं मैं इस हार्डवेयर के अंदर, तो बीच में एक इंटरफेस बन रहा है। वो जो इंटरफेस होता है बेसिकली उसको क्या कहा जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, डीबीएमएस कहा जाता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है? बताओ भाई। बबीता कुमारी, वेरी गुड इवनिंग आपको भी। रोहतक से गुड इवनिंग है आपको। सतनाम बिश्नोई भाई, वेरी गुड इवनिंग। तो क्या आंसर आ गया भाई?
बहुत बढ़िया भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास आपने देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बेसिकली एक इंटरफेस का काम करता है यूजर और उसके हार्डवेयर के बीच में। साथ ही साथ हमारे सिस्टम के अंदर चाहे रिसोर्स मैनेजमेंट का काम करना है, चाहे डिवाइस मैनेजमेंट का काम करना है, मेमोरी मैनेजमेंट का काम करना है, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ये सब याद आ रहा होगा आप लोगों को। ये सारे के सारे काम किसके होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के ही होते हैं। यानी कि हमारे कंप्यूटर को संभालता है, ये सारी प्रोसेसेस को संभालता है, सीपीयू को संभालता है, सारी चीजों को ये संभालता है। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही ये पार्ट होता है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी होती है और एक इसमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, जिसमें आपका इंटरप्रेटर होता है, कंपाइलर होता है और आपका असेंबलर होता है। तो ये क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं हमारे पास? एक जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर होते हैं और एक हमारे पास कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं। जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसमें हमारा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस ये सब आ जाते हैं। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम खुद के पर्सनल यूज के लिए बनवाते हैं। जैसे आप हरियाणा के अंदर आजकल देख रहे हैं कि सभी ने अपनी अपनी एप्लीकेशंस अलग अलग बनवा ली हैं। धीरे धीरे जो है वो फिजिकल कोचिंग सेंटर्स से धीरे धीरे टाइम जो है वो चेंज हो रहा है और धीरे धीरे सभी जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर सब अपना अपना जो बिजनेस है वो स्विच कर रहे हैं। सभी कोचिंग सेंटर्स एप्लीकेशंस बना रहे हैं। तो वो जो एप्लीकेशंस है वो उन्होंने उनके पर्सनल यूज के लिए, अपने खुद के काम के लिए डिजाइन करवाई है। तो उनको उन्होंने क्या करवाया है? कस्टमाइज करवाया है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं जो हम हमारे काम के लिए बनवाते हैं उनको कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं। और जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसका पार्ट होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट होते हैं। इसीलिए आप उन सबको क्या कहते हो? ऐप कहते हो कि सर ऐप बनवा लो, ऐप बनवा लो, ऐप के ऊपर कोर्स ले लो, 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, जो भी है, मतलब समझ गए ना तुम। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम इसका डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मौत के करीब, राम राम भाई, राम राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो अभी अभी मैंने बताया आप लोगों को कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो किस तरीके का सॉफ्टवेयर होता है। पहली बात तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। दूसरी बात, कंप्यूटर को मैनेज करने का काम भी करता है, फाइल मैनेजमेंट का काम भी करता है, रिसोर्स मैनेजमेंट का काम करता है, डिवाइस मैनेजमेंट का काम करता है, मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है। ये सारे इसके फंक्शन होते हैं और यूजर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये पार्ट होता है जो किस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ हमारे पास जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही पार्ट होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी अभी अभी मैंने बता दिया था। तीसरा आता है यूटिलिटी। यूटिलिटी के बारे में सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है यूटिलिटी के बारे में। दो तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, मेनली दो तरीके से हम मान के चलते हैं। एक तो पूछा जाएगा कि जो हमारा सिस्टम होता है उसकी मेंटेनेंस में जो हमारी हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है? मेंटेनेंस में, कि सिस्टम हमारा ठीक ठाक तरीके से चलता रहे, उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है भाई? तो उसके लिए हमारे पास यूटिलिटीज ऑप्शन होता है। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, चार ऑप्शन देके आपको बोलेगा कि इन चार ऑप्शन में से यूटिलिटी का एग्जांपल कौन सा है। समझ रहे हैं? तो जैसे एक ऑप्शन में दे दिया उसने MS वर्ड, एक दे दिया एक्सेल, एक दे दिया डिस्क क्लीनर और एक दे दिया पावर पॉइंट। तो समझ जाओगे सिस्टम की मेंटेनेंस में हेल्प कौन कर सकता है? डिस्क क्लीनअप कर सकता है सिस्टम की मेंटेनेंस में हेल्प। हमारा एंटीवायरस जो होता है, जो वायरस से हमारे सिस्टम को बचाता है, वो हमारे सिस्टम की मेंटेनेंस में योगदान दे सकता है। इसके अलावा डिस्क डीफ्रेगमेंटर होता है, वो हमारा सिस्टम मेंटेनेंस में काम कर सकता है। या फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंप्रेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो भी हमारे सिस्टम की मेंटेनेंस में योगदान देते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं? यूटिलिटी होते हैं। दो सॉफ्टवेयर which helps our system to keep maintain, हमारे सिस्टम की जो मेंटेनेंस है वो लगातार अच्छी रहे, उसके लिए हमारे पास यूटिलिटी होते हैं। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा सॉफ्टवेयर हो जाएगा? बी हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। कर दोगे? चले आगे, आ जाओ। ये अच्छा क्वेश्चन है। MS DOS का फुल फॉर्म पूछी जाती है कभी बार। MS से तो बन जाता है माइक्रोसॉफ्ट, ये तो आसान है, और DOS से बन जाएगा आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पूछा गया है MS DOS जो है वो किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो,
सिंगल यूजर का मतलब क्या होगा कि ऐसी मशीन जिसको एक बार में एक यूजर यूज कर सकता है। मेरा लैपटॉप कैसा है, सिंगल यूजर है, यानी कि अभी इस लैपटॉप को सिर्फ और सिर्फ मशीन को मैं एक्सेस कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं, तो ये हो गया सिंगल यूजर। सिंगल टास्क का मतलब क्या होता है कि ऐसी मशीन जिसके अंदर जो टास्क होता है, जो काम होता है, जो प्रोसेसेस होती हैं, जो प्रोसेसर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो एक बार में एक ही टास्क को करे, एक बार में एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, एक बार में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो, वो होता है सिंगल टास्क। यानी कि एक काम चल रहा है, उसके अलावा दूसरा काम या दूसरा प्रोग्राम रन करने की कोशिश करेंगे तो वो वहां पे नहीं हो पाएगा। उस ऑपरेटिंग सिस्टम्स को कहते हैं हम सिंगल यूजर और सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर और मल्टी टास्क आ जाता है। मल्टी का मतलब होता है एक से ज्यादा, सिंगल मतलब एक। सिंगल यूजर यानी कि ऐसी मशीन जिसको यूज एक ही यूजर कर सकता है, लेकिन वो मशीन जो है वो मल्टीपल टास्क एक टाइम पे कर सकती है। तीसरा ऑप्शन है मल्टी यूजर और मल्टी टास्क, यानी कि एक मशीन पे एक से ज्यादा यूजर भी काम कर सकते हैं और एक से ज्यादा टास्क भी उसमें हो सकते हैं, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो MS DOS जो है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कैसा है भाई बताइए, ये कैसा है? ऑप्शन आया है ए, सिंगल यूजर सिंगल यूजर सिंगल यूजर। बहुत बढ़िया। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिंगल यूजर है, यानी कि एक यूजर काम करता है उसके ऊपर, और सिंगल टास्क है, एक बार में एक ही टास्क वो अलाउ करता है करने के लिए। और जो इसका इंटरफेस होता है, उसका MS DOS का जो इंटरफेस होता है वो कुछ ऐसा होता है कि जहां पे सिर्फ आपको टेक्स्ट ही टेक्स्ट दिखता है, टेक्स्ट ही टेक्स्ट दिखता है। जैसे अभी हमारा जो ये विंडोज है, इसमें तो आपको ये कलर वलर दिख रहे हैं, पेन वेन चल रहा है, ये सब दिख रहा है, ये सारी चीजें दिख रही हैं। MS DOS में सिर्फ आपको एक ऐसी स्क्रीन दिखती है, ब्लैक ब्लैक स्क्रीन दिखती है, वहां पे टेक्स्ट आप डाल सकते हैं। तो सिंगल यूजर होता है और सिंगल टास्किंग होता है। सिंगल यूजर और मल्टी टास्क, जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो हम नॉर्मल यूज करते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है अगर पूछा जाए तो विंडोज 11, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। और विंडोज कैसा होता है, सिंगल यूजर। अब देखो यूजर तो मैं हूं, लेकिन मैं एक साथ काफी काम कर पा रहा हूं। दिखाना चाहूं तो देखो, ये पीछे हमारे बैकग्राउंड में हमारा गूगल क्रोम भी चल रहा है, हमारा पावर पॉइंट भी चल रहा है, हमारा OBS स्टूडियो भी चल रहा है। तो एक बार में हम काफी सारे काम जो है वो कर पा रहे हैं, इसलिए सिंगल यूजर और मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा विंडोज हो जाएगा। मल्टी यूजर और मल्टी टास्क यानी कि यूजर भी ज्यादा हैं और हमारे पास टास्क भी ज्यादा हैं। जैसे हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये कैसे हो जाते हैं, मल्टी यूजर, एक से ज्यादा यूजर उनको यूज कर सकते हैं और एक से ज्यादा उनके अंदर टास्क भी किया जा सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है अगर पेपर में किसी भी तरीके से आ जाए। अगर हमें इन बातों का पता है ना, मल्टी यूजर मल्टी टास्क, तो हम ऑटोमेटिक कर देंगे, क्योंकि विंडोज के बारे में हम जानते हैं, लिनक्स के बारे में हम जानते हैं, यूनिक्स के बारे में हम जानते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं हम। तो बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं यहाँ से। और जो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम से जैसे शेड्यूलिंग वगैरह से क्वेश्चन आते हैं तो वो भी हम कर चुके हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम अब आपको नहीं होगी। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है, 2-3 लेक्चर आई थिंक थ्योरी के उसमें आ चुके हैं। उन लेक्चर्स को आप पेपर से पहले, स्पेशली गर्ल्स को मैं बोल रहा हूँ जिनका एग्जाम है अभी थोड़े दिन के बाद, वो जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मल्टी यूजर और मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में घुमा फिरा के पूछ लिया, 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिए हमें, और हमसे पूछ लिया मल्टी यूजर, एक से ज्यादा यूजर भी काम कर सकते हैं, और मल्टी टास्क, एक से ज्यादा उसके अंदर प्रोसेसेस या फिर टास्क भी हो सकते हैं जिसको हम काम कहते हैं। बताइए तो फिर यूनिक्स हो सकता है क्या, या लिनक्स हो सकता है, या मैक OS हो सकता है, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, या ऑल ऑफ दीज हो सकता है? बताओ। नहीं भाई, मल्टी यूजर होता है, लिनक्स मल्टी यूजर होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंसर किया भाई, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक से ज्यादा यूजर्स को यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा टास्क भी कर सकते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक से ज्यादा यूजर्स यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा टास्क भी उसके ऊपर परफॉर्म हो सकते हैं। मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम को भी एक से ज्यादा यूजर यूज कर सकते हैं और एक से ज्यादा टास्क भी वो एक बार में कर सकते हैं। तो तीनों ही आपके क्या हो जाते हैं, मल्टी यूजर और मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाते हैं।
बहुत बढ़िया भाई, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चले आगे, चलो भाई अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वाइल बूटिंग, जब बूटिंग की प्रोसेस हो रही होती है, बेसिकली हम बात करते हैं तो हम कोल्ड बूटिंग की बात करते हैं या हम वार्म बूटिंग की बात करते हैं। कल की क्लास में हमने डिटेल से किया था कोल्ड बूटिंग वार्म बूटिंग का क्वेश्चन हमने। तो कोल्ड बूटिंग को ही हार्ड बूटिंग हम कहते हैं, वार्म बूटिंग को ही हम सॉफ्ट बूटिंग कहते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस होती है बूटिंग और एक होता है कोल्ड बूटिंग या वार्म बूटिंग। बूटिंग का मतलब होता है कि जब हमने प्लग ऑन किया, हमारे घर में जहाँ पे प्लग लगाया हुआ है ऑन किया, फिर हमने कैबिनेट ऑन किया, फिर प्रोसेस स्टार्ट हुई, बूटिंग की प्रोसेस स्टार्ट हुई। फिर एक आपका वहाँ पे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है जो आपका ऑर्गेनाइज होता है, वहाँ पे हार्डवेयर वगैरह को चेक करने के लिए सब कुछ ठीक है या नहीं है। फिर वो प्रोसेसेस होती होती हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाता है, वो पूरी बूटिंग की प्रोसेस होती है। ठीक है, अब बूटिंग की प्रोसेस के टाइम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो लोड होता है किसके अंदर? भाई एक बात पूछनी है बस, सजेस्ट है, आपको क्या लगता है अगर पेपर 2018 की तरह आया तो कट ऑफ कितनी हो सकती है? जस्ट सजेस्ट, बाकी पेपर तो देखने के बाद पता चलेगा, बट एक थोड़ा एडवाइस। सॉरी भाई लाखलान, इस क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं है ब्रदर, और ऐसे क्वेश्चंस का आंसर किसी के पास नहीं होता क्योंकि ये फ्यूचर के क्वेश्चंस होते हैं। आप प्रेजेंट में रह के फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि क्या होगा, और जो ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनके अंदर पैटर्न फिक्स होता है, सिलेबस फिक्स होता है, और क्वेश्चन पेपर को बनाने का तरीका उसमें फिक्स होता है, सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस उसमें फिक्स होते हैं, डिफिकल्टी लेवल उसमें फिक्स होता है। ऐसे क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं या फिर ऐसे एग्जाम्स जो होते हैं, वहां पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या कट ऑफ रहेगी, कैसा एग्जाम होगा या क्या होगा, पता नहीं होगा। लेकिन हरियाणा के अंदर आप किसी भी एग्जाम के लिए ऐसे प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हो कि क्या कट ऑफ रहेगी, क्या सिलेबस होगा, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा, क्योंकि ये चीजें एचएसएससी ने कभी बताई ही नहीं है। ठीक है, और इन चीजों पे ना हम कभी ज्यादा बात करते हैं हमारे चैनल के ऊपर, क्योंकि ये टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। आप भी इन चीजों को छोड़ के और सिर्फ जितना ज्यादा हो सके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और जितना ज्यादा हो सके उतना पढ़िए। चाहे कट ऑफ, आप कट ऑफ का मतलब समझते हो आप लोग क्या होता है? कट ऑफ क्या होती है किसी भी एग्जाम की? कट ऑफ बोलते हो, कट ऑफ, ये कट ऑफ होती क्या है? कट ऑफ का मतलब होता है मिनिमम मार्क्स, यानी कि सबसे लास्ट स्टूडेंट के कितने नंबर आए हैं उसको उस एग्जाम की कट ऑफ बोला जाता है। ठीक है, तो अगर आपका ध्यान लास्ट आने वाले स्टूडेंट के नंबर पे ही रहेगा तो फिर एग्जाम कैसे क्लियर होगा? हमेशा फोकस करो, 90 नंबर का पेपर है, 80 नंबर का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, तो 100 में से 100 हमें लेके आने हैं। कट ऑफ चाहे 50 रहे, कट ऑफ चाहे 99 रहे, हमारे 100 में से 100 हैं, हमें जॉब मिल जाएगी। इस माइंडसेट के साथ तैयारी करेंगे लखलान भाई तो शायद कुछ बेहतर कर पाएंगे आप। कट ऑफ के चक्कर में ना पड़ें, और कोई अगर आपको इन चीज़ों के बारे में बताता भी है तो उसकी भी ना ही सुने तो बेहतर है, क्योंकि ये चीज़ें किसी काम की नहीं होती हैं। ठीक है, तो बताइए भाई ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें लोड होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें लोड होगा? बिल्कुल सही बात है भाई, रैम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है हमारी, उसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है जब हमारी बूटिंग की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैश मेमोरी का आप सभी को पता है, रजिस्टर के बाद स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का काम जो होता है वो सीपीयू और रैम के बीच में होती है। सीपीयू तक डेटा पहुंचाती है, इंस्ट्रक्शंस पहुंचाती है। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 लेवल होते हैं कैश मेमोरी के। लेवल 1 और 2 जो है वो सीपीयू पे माउंट होते हैं। लेवल 3 जो है वो मदरबोर्ड के ऊपर माउंट होता है। मदरबोर्ड को दूसरे पीसीबी के नाम से जानते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से जानते हैं। और आपका जो अगर सीपीयू को इंस्ट्रक्शन लेवल 1 के पास मिल जाते हैं तो उस टर्म को हम कैशे हिट कहते हैं। अगर सीपीयू को इंस्ट्रक्शन नहीं मिलते हैं तो हम उसको कैशे मिस कह देते हैं। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है आपको, और सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, 4 साल हो गए तो कोई बात नहीं, 10-10 साल भी हो जाते हैं लोगों को तैयारी करते हुए, इसमें क्या बात है। सबका पहले अटेम्प्ट में निकलेगा तो फिर बेरोजगारी कहाँ रहेगी भाई? बेरोजगारी तो खत्म हो जाती है अगर पहला अटेम्प्ट सबका क्लियर हो जाता तो। इतनी बात सोचे मत कराओ कितने साल हो गए कितने नहीं हो गए। मुझे हो गए होंगे भाई तैयारी करते हुए, मेरे ख्याल से 4-5 साल तो मुझे भी हो गए होंगे, 4 साल तो आराम से तैयारी करते हुए।
हाँ, पर ऐसा नहीं है कि एग्जाम क्लियर नहीं हुए, एग्जाम क्लियर भी हुए हैं, बट अभी भी हम सरकारी नौकरी से वंचित हैं। कोई बात नहीं, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है या कौन से फंक्शन है? क्या रिसोर्सेज की मैनेजमेंट करना ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन हो सकता है? क्या प्रोसेस मैनेजमेंट करना ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन हो सकता है? क्या स्टोरेज मैनेजमेंट करना ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन हो सकता है, या ऑल ऑफ दीज? बताइए भी। अजीत सिंह, राम राम भाई। दो भाई, फटाफट आंसर दो, जल्दी जल्दी, जितने लाइव हैं सारे के सारे आंसर दो। आने दो भाई, आने दो। रोम में स्टोर होती है? ऐसा तो नहीं है भाई। रोम में क्या स्टोर होता है? आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, इन चीजों में मैंने क्या बताया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है रैम के अंदर, लेकिन मैम जो कुछ हिस्सा होता है वो रोम के अंदर भी स्टोर होता है। जैसे बूटिंग प्रोसेस के दौरान आपका कुछ हिस्सा जो है वो बूट सेक्टर में भी जाके स्टोर हो जाता है, जिस जगह को बूट सेक्टर कहते हैं। मेमोरी का कुछ हिस्सा जो पीछे की तरफ जाके स्टोर हो जाता है उसको बूट सेक्टर कहते हैं। रोम में भी थोड़ा बहुत जो आपका स्टोर होता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली कहां लोड होता है? वो रैम के अंदर ही लोड होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना रोम और रैम में। ऑल ऑफ दी अबव, बहुत बढ़िया भाई। जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो देखी होगी, क्लास देखी होगी, उन्होंने सही आंसर किया है। रिसोर्सिस, जितने भी हमारे कंप्यूटर के अंदर रिसोर्सिस होते हैं, डेटा लेके आने के लिए, डेटा दे के जाने के लिए, संभालने के लिए, सारे रिसोर्सिस को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। प्रोसेस मैनेजमेंट यानी कि सीपीयू को मैनेज करने का, संभालने का काम भी किसका होता है? प्रोसेस कौन सी कितने समय में हो रही है, याद आया? राउंड रोबिन शेड्यूलिंग, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, वर्चुअल मेमोरी, डिवाइस मैनेजमेंट। तो सीपीयू की पूरी प्रोसेस मैनेजमेंट करने का काम भी किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का भी होता है। और स्टोरेज मैनेजमेंट का काम भी किसका होता है? हमारी हार्ड डिस्क में जो डेटा हमारा है वहां पे सेव है फाइल्स और फोल्डर्स, उनको फाइल एलोकेशन टेबल, पेज मैप टेबल, याद आया कुछ? हाँ, तो स्टोरेज मैनेजमेंट का काम भी किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो नहीं देखी है वो लोग प्लेलिस्ट में जाके और ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लासेस को देख सकते हैं, वहां पे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हाँ, चलो अगले क्वेश्चन पे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा या कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई? क्या विंडोज एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्या माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग ओपन सोर्स है? लिनक्स ओपन सोर्स है या एंड्रॉयड ओपन सोर्स है? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होगा? ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? जिसको ये पता होगा कि ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, उसको ये भी पता होगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स का मतलब क्या? कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी सोर्स कोड है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी सोर्स कोड है वो पूरी दुनिया के लिए फ्री में अवेलेबल है। आप उसको फ्री यूज भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप उसके सोर्स कोड को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, बांट भी सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और उसकी लाइब्रेरी को, उसके सारे रिसोर्सेज को, उसके पूरे सोर्स कोड को फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज कर सकते हैं। इंडिया में धीरे धीरे आज के टाइम पे सभी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और जो बड़े बड़े लेवल पे लोग पहुंच चुके हैं, या छोटे लेवल पे भी जो बिजनेसेस हैं, वो सभी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज करना सबने स्टार्ट कर दिया है। और इसीलिए जिन लोगों को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड्स आती हैं, या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्होंने कोर्स किया है या सीखा है, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे
यूज करते हैं, कैसे इसके ऊपर काम करते हैं, जिन्होंने सर्टिफिकेशन किया है, ऐसे लोगों की जॉब्स की डिमांड जो है वो ज्यादा बढ़ गई है इंडिया के अंदर। अभी जिनको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना आता है उनको डायरेक्ट जाके वहां पे जॉब मिल जाती है, अच्छी जगह पे, विप्रो, IBM जैसी कंपनीज में उनको जॉब मिल जाती है। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो ओपन सोर्स होता है। अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये भाई 1 साल का इसका लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके बाद फिर हर साल इसमें पेमेंट करनी पड़ती है, रिन्यू करवाना पड़ता है। तो धीरे धीरे कंपनीज विंडोज को कम कर रही हैं यूज करना। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है, तो इसलिए ये भी पूरा का पूरा फ्री नहीं है, तो ना ए ऑप्शन होगा ना बी ऑप्शन होगा। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बिल्कुल ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, सी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ हमारा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये भी ओपन सोर्स है। आप देखिए, क्या आपके मोबाइल के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या उसके लिए आपको पे करना पड़ता है हर साल? क्या हर साल जैसे ही अपडेट आता है आप इंटरनेट से उसको अपडेट कर लेते हैं, लेकिन पैसा तो नहीं पे करना पड़ता? एक बार मोबाइल खरीदते हैं लेकिन उसका ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए हमेशा फ्री रहता है। तो इसलिए एंड्रॉइड और लिनक्स सी एंड डी बोथ इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो जिन्होंने एंड्रॉइड आंसर नहीं किया वो लोग ध्यान दें, एंड्रॉइड भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन यह मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉइड। ठीक है, तो सबने लिनक्स आंसर किया, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखेंगे एंड्रॉइड भी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो सी और डी दोनों ही इसके सही आंसर हो जाए। चले आगे चले। CUI की फुल फॉर्म बताओ भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम में CUI की फुल फॉर्म क्या होता है? तो जैसा कि पता है आप सभी को, एक हमारे पास GUI होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और एक हमारे पास CUI होता है जिसको क्या कहते हैं हम, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा यूजर इंटरफेस जिसको कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहते हैं, जहां पे हमें कमांड्स का यूज करके और फिर हमारे ऑपरेशंस या फिर जो काम हमें करना है वो कर पाते हैं। हमें जहां पे कमांड्स का यूज करना पड़े, जहां पे टर्मिनल के ऊपर हमारा काम हो, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिनक्स इसका राइट एग्जाम्पल हो जाएगा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का। सोच के देखिए, आपका मोबाइल जो है उसके अंदर अगर आपको किसी के पास एक मैसेज सेंड करना है व्हाट्सएप के ऊपर, और उसके लिए आपको, आप अब तो क्या करते हो, व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक कर देते हो, मैसेज भेज देते हो। उसके लिए आपको कोड लिखना पड़े, आपने फेसबुक खोलनी है कोड लिखना पड़ेगा, फोन करना है कोड लिखना पड़ेगा, टेक्स्ट मैसेज भेजना है कोड लिखना पड़ेगा, गैलरी में फोटोज देखनी है तो कोड लिखना पड़ेगा, कोई फोटो इधर से उधर रिमूव करनी है, डिलीट करनी है, ऐड करनी है, सेव करनी है, रीनेम करनी है तो कोड लिखना पड़ेगा। तो कैसा होगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे इन्वायरमेंट को ही हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जो किस में होता है, लिनक्स में होता है। बेसिकली पता है क्या, देखो ध्यान से ना समझने की कोशिश करना। जैसे फॉर एग्जांपल देखो क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। जैसे देखो विंडो R से हम क्या करते हैं, CMD ओपन करते हैं। ये टर्मिनल ओपन कर लिया मैंने अब, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या, बड़ा हो जाएगा, ओके, ये मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया। अब मैं इसकी हेल्प से भी मेरे सिस्टम में काम कर सकता हूं। इसकी हेल्प से अगर मान लो मुझे कुछ चेंज करना है, कोई भी, मैं मतलब यहां पे मैं कुछ भी लिखूंगा, COLOR लिख के करके देखते हैं। तो देखो अब ब्लू कलर हो गया, COLOR 6 करके देखते हैं, अब येलो कलर हो गया। तो मैं ना कि राइट क्लिक करके माउस से या लेफ्ट क्लिक करके माउस से और फिर मैं काम कर पा रहा हूं। मुझे यहाँ पे अगर इनका कलर चेंज करना है अपने टेक्स्ट का, तो मुझे यहाँ पे कमांड लिखनी पड़ी ना। तो कमांड क्लियर करके एंटर करेंगे, CLEAR करके देखते थे। चलो, मुझे ज्यादा कमांड्स इसकी आती नहीं है, वैसे थोड़ी बहुत ही आती हैं। तो कहने का मतलब क्या है, एक तो हम ऐसे कमांड से काम करें, हर एक काम ऐसे कमांड से करें, या फिर एक काम हम कैसे करें, सिंपल हम लेफ्ट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और हमारा ये सारा का सारा काम हो जाता है। लेकिन यही सारा काम फाइल मैनेजर में जाके अगर हमें, फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे मान लेते हैं हम, हमारे पास यहाँ पे अगर हमें ड्राइव में जाके कोई हमें नया फोल्डर बनाना है, तो हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं, फोल्डर बना लेते हैं। ये कैसा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने अभी दिखाया था, ये जो टर्मिनल मैंने दिखाया था, ऐसे टर्मिनल पे काम होता है।
ऐसे काम होता है लिनक्स के अंदर, यूनिक्स के अंदर, एमएस डोस के अंदर, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि जो चीजें हम हमारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में यूज कर रहे थे ना, इन्हीं चीजों को यूज करने के लिए, काम करने के लिए कोड लिख दिए गए कुछ। जैसे अगर हम चेक करने की कोशिश करते हैं, देखो मैं कुछ कमांड दिखाता हूं आपको, लिनक्स इंपॉर्टेंट कमांड्स। तो ये कुछ कमांड्स आ गई हैं हमारे पास, लॉगिन, डेफ, वी क्रोन, इनिट, किल, ग्रैप, chmod। ये कुछ कमांड्स हैं जो लिनक्स के अंदर यूज होती हैं जब उसके अंदर काम किया जाता है। जैसे हम यूज करें लिनक्स कमांड फॉर क्रिएटिंग फोल्डर, कमांड फॉर क्रिएटिंग फोल्डर। तो टर्मिनल ओपन करना है लिनक्स के अंदर, फिर mkdir, देखो mkdir ये कमांड हमें यूज करनी है अगर हमें फोल्डर बनाना है तो, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो। लेकिन यहां पे हमें फोल्डर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू फोल्डर पे क्लिक करते हैं, बन जाता है। तो बेसिकली हुआ कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, बस जो चीजें हम पहले यूज करते थे उन्हीं चीजों को यूज करने के लिए एक ऐसा इंटरफेस बना दिया गया जहां पे हमें कोड या फिर कमांड टाइप करनी पड़ेगी अगर हमें कोई भी काम करना है तो। उसको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और जो बेसिक नॉर्मल हमारा होता है ये हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ठीक है, चलो। नहीं भाई नहीं, अभी भी कंफ्यूजन है क्या? लिनक्स का अगर देखो ये देखो यहां पे आपको दिखेगा, ये देखो ऐसा होता है, ये दिख रहा है, फोटो दिख रही है आप लोगों को, ये देखो ऐसा होता है, ये टर्मिनल होता है बेसिकली लिनक्स के अंदर, ये टर्मिनल होता है। ऐसे लेफ्ट साइड में आपको ये कमांड्स दिखती हैं लिनक्स के अंदर, मोजिला फायरफॉक्स भी दिख रहा है, अमेजन दिख रहा है, सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है, फिर यहाँ पे उबंटू यूज होता है, उबंटू के अंदर ओपन होगा और यहाँ पे ऐसे mkdir, और ये फिर आपको यहाँ पे कमांड्स लिखनी पड़ती हैं। ऐसे काम होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। मैंने डिलीट कर दिया, दोबारा से मुझे करना नहीं है, करके देखूंगा, अगर मेरा हो गया तो जितना लिनक्स मुझे आता है मैं कोशिश करूंगा कि एक क्लास कभी लेंगे हम, एग्जाम होने के बाद फ्री टाइम में लेंगे, तब आपको दिखाऊंगा कि बेसिकली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे काम होता है, तो आपको हो जाएगा प्रैक्टिकल, कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी ऐसा कुछ इंटरफेस होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, चलो आगे चलें, क्लियर हो गया होगा, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है ये। ठीक है, चलो बेसिकली ये जो प्रैक्टिकल चीजें मैं आप लोगों को करके दिखाता हूं ना, इसके पीछे कोई ऐसा रीजन नहीं होता कि मुझे कोई नॉलेज है या ऐसा कुछ है, बस मैं कोशिश ये रहती है कि इससे होता क्या है कि जब आप लोग देख लेते हो ना उस चीज को, तो फिर आप भूलते नहीं। आज के बाद आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन कभी नहीं भूलोगे, टर्मिनल का क्वेश्चन नहीं भूलोगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कभी नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे, बिल्कुल नहीं भूलोगे। अब देखो क्वेश्चन घुमा दिया फिर से, ओनली कीबोर्ड इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड का यूज होगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में तो अभी हम काम कर रहे हैं, अभी मेरे सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, एमएस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, मैं लेफ्ट क्लिक माउस की हेल्प से कर रहा हूं तो हो पा रहा है, यानी कि मैं माउस का यूज भी कर रहा हूं, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो नहीं होगा, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होगा तो फिर विंडोज भी नहीं होगा, तो क्या होगा, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, बी ऑप्शन हो जाएगा ना। क्योंकि अभी अभी मैंने दिखाया था कि जब हम टर्मिनल ओपन करते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस ओपन करते हैं, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ हम कीबोर्ड से ही काम कर पाएंगे, यहां पे माउस से काम नहीं कर पाएंगे, तो ज्यादातर यहां पे कीबोर्ड का ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो CUI यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस हो जाएगा। ठीक है, जीतू बंसल भाई, MS वर्ड, लिब्रा ऑफिस, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, ये आप इसमें भी यूज कर सकते हो। अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में क्या लिब्रा ऑफिस नहीं यूज कर सकते, ओपन ऑफिस यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होता। तो चलें आगे। अब देखो एक बार और घुमा दिया क्वेश्चन इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूजर फ्रेंडली। यूजर कौन है, हम हैं, हमारा दोस्त। यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या है कि जिसको यूजर यूज करते टाइम अच्छा लगे, यूजर को आसानी हो यूज करने में ना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस है वो आसान हो, समझ में आ जाए और अच्छा लगे काम करते हुए, ज्यादा माइंड पे लोड ना पड़े, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यूजर फ्रेंडली।
तो मेरे लिए यूजर फ्रेंडली कौन सा है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके लिए कौन सा है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि हमेशा से वही यूज करते आए हैं। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस तो कभी यूज ही नहीं किया है हमने। कमांड लाइन इंटरफेस इसी को बोला जाता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस को, तो यूज तो कभी किया नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए फ्रेंडली कौन सा होगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूजर फ्रेंडली है। एंड्रॉयड का यूज बहुत आसानी से कर पाते हैं, लेकिन अगर हमें एप्पल iOS दे दिया जाता है, एप्पल का मोबाइल दे दिया जाता है, तो शुरू शुरू में काफी प्रॉब्लम्स हमें आती है ना। एप्पल के फंक्शंस को समझने में ही एक हफ्ते का टाइम लग जाता है, अगर किसी नॉर्मल इंसान को एप्पल का मोबाइल दे दिया जाए तो इसलिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या फिर विंडोज कैसा है? हमारा यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कर्नल। यूजर और कर्नल के बीच में जो इंटरफेस होता है उसको क्या कहते हैं? बताओ भाई, पहले आप लोग आंसर करो, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। क्या आंसर कर रहे हो? यूजर और कर्नल के बीच में इंटरफेस को क्या कहते हैं? बताइए। MS DOS में क्या होता है? कहां होता है? क्या कहां होता है भाई? अरे यार, MS DOS का इंटरफेस भी दिखा देता हूं तुम्हें। MS DOS इंटरफेस, ये देखो, ये MS DOS का इंटरफेस है। ये देखो भाई, ये MS DOS का इंटरफेस देख लो। ऐसा इंटरफेस MS DOS का होता है भाई। MS DOS कौन सा मतलब भला आदमी है? ये यूजर फ्रेंडली इंटरफेस दिख रहा है किसी को? MS DOS में मैंने 2013-14 में MS DOS पे काम किया था, तब मुझे पता लगा था MS DOS थोड़ा सा टिपिकल होता है भाई। ये जो आपके कॉल सेंटर्स वगैरह होते हैं, इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स होते हैं, वो आज भी MS DOS का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा इंटरफेस होता है MS DOS का। चलो आगे चलें। क्या हो गया? क्या आ जाएगा आंसर भाई? फंस गए? गलत हो गया? वीडियो अटक रही है क्या? लैपटॉप इतना गर्म हो गया गर्मी की वजह से। स्पीड देखते हैं भाई। स्पीड तो है ठीक इंटरनेट की, वैसे ही हो गया होगा। ये बेचारा गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा, गर्मी इतनी ज़्यादा यार। ये भी मशीन है बेचारी, सुबह 8 बजे 9 बजे ऑन हो जाती है, रात को 10-11 बजे जाके बंद होती है। लैपटॉप भी क्या ही करे, मर गया ये भी बेचारा। तो कर्नल बेसिकली क्या होता है? देखो, यहां पे हमारे पास क्या होती है? एप्लीकेशन होती है, ठीक है। और यहां पे कौन होते हैं? और यहां पे हमारे पास मान लो मेमोरी है, हमारा CPU है, और यहाँ पे ये सारी चीजें हैं हमारे पास। ये हमारी एप्लीकेशन है। यहाँ पे कहीं ऊपर कौन है? यूजर है, हम यूज कर रहे हैं। हम इन एप्लीकेशंस को और इनको यूज कर पाते हैं। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूजर और हार्डवेयर के बीच में, ध्यान से सुनना, ऑपरेटिंग सिस्टम तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। लेकिन जैसे कंप्यूटर का हम ऑपरेटिंग सिस्टम को दिल कह देते हैं, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा, उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम का दिल कह सकते हो तुम लोग कर्नल को। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर को संभालता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी काफी सारे काम होते हैं संभालने के लिए, जिनको संभालने के लिए कौन है? कर्नल है। ठीक है, और कर्नल और यूजर के बीच का जो इंटरफेस होता है उसको हम शेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ठीक है, ओके। कविता रानी नमस्कार भाई, नमस्कार। तो शेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहित वशिष्ठ भाई, ये तो नया लिया था अभी, 4-5 महीने हुए हैं इसको। तो काम करने की भी क्षमता होती है भाई। बेसिकली मशीन जो होती है वो इन्वायरमेंट के ऊपर भी ज़्यादा उसका काम रहता है।
आपने देखा होगा एटीएम के अंदर पैसे निकलवाने जाते हो तो वहां पे एसी चलता रहता है। एटीएम 10-10 साल पुराने, 5-5 साल पुराने हैं, लेकिन उनके पास एसी होता है। किस लिए होता है एसी? ताकि उस हार्डवेयर के अंदर के जो रिसोर्सेज हैं वो हीट अप ना हो जाएं, ज्यादा गर्म ना हो जाएं। अब यहाँ पे तो भाई गर्मी इतनी है रूम में, तो फिर गर्म तो ये होगा ही ना, कुछ काम ज्यादा होता है इसके ऊपर इसलिए गर्म होता है। तो जरूरी नहीं है कि पुरानी चीज ज्यादा गर्म होती है, ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर मेमोरी स्टोर्स, कंप्यूटर की मेमोरी क्या क्या स्टोर करती है? तो कंप्यूटर की मेमोरी हमारी डेटा को स्टोर करती है, बिल्कुल करती है। कंप्यूटर मेमोरी इंफॉर्मेशन, जानकारी स्टोर करती है, बिल्कुल करती है। एड्रेस स्टोर करती है, बिल्कुल करती है। तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन था। डेटा भी स्टोर करती है, जानकारी भी स्टोर करती है, एड्रेस भी स्टोर करती है। तो कंप्यूटर की मेमोरी ये सारी चीजें स्टोर कर सकती है। तो डी ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, एसी लगाने का ब्योत नहीं है अभी मेरे दोस्त, होगा तब एसी लगा लेंगे यार, चला लेंगे। चलो, कंप्यूटर मेमोरी होल्ड्स डेटा नीडेड बाय, और एसी की आदत ना ही पड़े तो ही बेहतर है भाई। हमारी फैमिली में ज़्यादा एसी की आदत आज तक किसी ने डाली नहीं है, कभी भी हमने यूज़ ही नहीं किया कभी भी एसी। कूलर का यूज़ कर लेते हैं, बट एसी की आदत अभी डाली नहीं है, तो डालनी भी नहीं चाहिए। एसी बहुत बेकार चीज़ होती है वैसे। चलो, कंप्यूटर मेमोरी होल्ड्स डेटा नीडेड बाय, कंप्यूटर की मेमोरी डेटा को होल्ड करती है जिसकी जरूरत होती है किसको? क्या हार्ड डिस्क को उसकी जरूरत होगी जो डेटा होल्ड करेगी कंप्यूटर की मेमोरी? मदरबोर्ड को उस मेमोरी की जरूरत होगी, उस डेटा की जरूरत होगी? रैम को उस डेटा की जरूरत होगी, या सीपीयू को उस डेटा की जरूरत होगी? जो कंप्यूटर की मेमोरी डेटा होल्ड करती है, डेटा रखती है, उसकी जरूरत किसको होती है डेटा की? हार्ड डिस्क को जरूरत होती है क्या? मदरबोर्ड को जरूरत होती है? रैम को जरूरत होती है, या सीपीयू को जरूरत होती है? बताओ फटाफट से, बताओ भाई फटाफट। अरे आंसर करो भाई, तुम एसी, तुम दिला दो भाई एसी, भिजवा दो, एड्रेस दे दूंगा, फोन करो, पैसे दे दो भाई, लगवा लूंगा। मेरे को एसी, तुम्हें क्या लग रहा है मतलब एसी लगवाने में किसी को दिक्कत होती है? पैसे लगते हैं भाई। चलो कोई बात नहीं। मोहित वशिष्ठ कह रहे हैं सर मेरी मजबूरी है एसी में रहना। मोहित वशिष्ठ एटीएम पे काम करते हो क्या भाई? एटीएम में नौकरी कर रहे हो क्या? एटीएम के हुआ उस कमरे में जो एसी में रहना मजबूरी है? हाँ, काला पजामा सही कह रहा है। स्टूडेंट लाइफ हार्ड वर्किंग, स्टूडेंट लाइफ में कंफर्ट आ गया तो फिर पढ़ाई कहाँ होगी। यहाँ लगा दूं मैं एसी, फिर मैं तो मन तो ले ली फिर क्लास भाई, मैं अपना ऑफिस खत्म होते ही सोऊंगा, फिर मेरे को क्या जरूरत है। तो किसको जरूरत होती है? डेटा की जरूरत सीपीयू को होती है भाई। घर बनाते समय जो ईंट, रोड़ी, बिजली, पानी, हर चीज की जरूरत किसको होती है? जो हम स्टोर करते हैं, सामान जो हम लेके आते हैं स्टोर करते हैं, उसकी जरूरत किसको होती है? मिस्त्री को होती है। कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी के अंदर डेटा होल्ड होता है उसकी जरूरत किसको होगी? सीपीयू को होगी, ताकि वो प्रोसेस करके हमें क्या दे पाए? आउटपुट दे पाए। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलो। अब कह रहा है मजाक कर रहा हूं, पैसे देने की बात आई तो मजाक आ गया। सही बात है भाई, कोई बात नहीं। चलो, इन डैश मोड वी टाइप पाइथन प्रोग्राम इन ए फाइल एंड देन यूज इंटरप्रेटर टू एग्जीक्यूट द कंटेंट ऑफ द फाइल। क्या कह रहा है क्वेश्चन को ध्यान से समझो। भूल गए होगे अभी तक मेरे ख्याल से, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो भूल भाल गए होगे पाइथन पाइथन भी कोई चीज होती थी। एक ऐसा मोड, एक ऐसा तरीका कह सकते हैं कि एक ऐसा तरीका जहां पे जो पाइथन का हम प्रोग्राम होता है, हमारे पास जो पाइथन प्रोग्राम हम लिखते हैं उसको पहले हम एक फाइल के अंदर टाइप करके रखते हैं। ठीक है, और फिर हम उसका क्या करते हैं? इंटरप्रेटर का यूज करते हैं जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है कोड को। उस फाइल के अंदर डाले गए कोड को, कंटेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए हम फिर इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। लेकिन पहले हम पाइथन के उस प्रोग्राम को एक फाइल के अंदर टाइप करके रखते हैं। उस मोड को क्या कहा जाता है? इंटरेक्टिव मोड कहा जाता है, स्क्रिप्ट मोड कहा जाता है, मेमोरी मोड कहते हैं, या सोर्स कोड कहते हैं? बताओ भाई।
राकेश बिडू सांसी, नहीं भाई आपके लिए इतना ज़्यादा मैं कष्ट सिर्फ आपके लिए नहीं, मतलब कष्ट तो है ही नहीं, ये तो अच्छी बात, मज़ा आ रहा है। खुद के लिए भी कर रहे हैं भाई, आपके लिए भी कर रहे हैं। आपकी ग्रोथ होगी तो मेरी भी ग्रोथ होगी। ऐसा तो कुछ नहीं है कि सिर्फ आप लोगों के लिए मैं ये बोलता रहूँ कि मैं तो दुनिया के लिए पता नहीं क्या कर रहा हूँ। खुद के लिए भी करते हैं काम, आपके लिए भी कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। पढ़ाई है ये तो यार, 1 घंटा 1.5 घंटा मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या मतलब, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है। मुझे भी पढ़ना है, आपको भी पढ़ना है, मेरा सब्जेक्ट है, आपको आपके एग्जाम्स में सब्जेक्ट पूछा जाता है, मुझे भी पढ़ना है, आपको भी पढ़ना है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 चीजें हमारे पास होती हैं, एक हमारे पास इंटरेक्टिव मोड होता है, एक हमारे पास स्क्रिप्ट मोड होता है। मेमोरी मोड और सोर्स कोड। सोर्स कोड तो क्या होता है, जो कोड हम लिखते हैं उसी को सोर्स कोड कहते हैं। मेमोरी मोड कुछ नहीं होता है। एक इंटरेक्टिव मोड होता है और एक स्क्रिप्ट मोड होता है। आपने देखा होगा कि कोई भी मूवी होती है, बॉलीवुड हॉलीवुड की कोई भी आप फिल्म देखते हैं, उस फिल्म की पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है ना, कहानी पहले लिखी जाती है, उसके बाद फिल्म बनाई जाती है। ऐसा तो नहीं होता कि भाई एक्टिंग शुरू कर दे, जैसे जैसे एक्टिंग करता जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे कहानी साथ साथ लिखते जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। अगर वैसा होता, मेरे को बुला लिया, आ जाओ भाई एक्टर बनना है तुम्हें, हमारी फिल्म में काम करना, मैं पूछूंगा कहानी क्या है, बोलेंगे कहानी कुछ नहीं है, तुम बस चलो काम करो। वो एक मूवी भी है जिसमें कहता है भाई डायलॉग क्या कहना है, मारना है, डायलॉग क्या है, डायलॉग तो कहता है बहुत, हाँ 30 मार खा मूवी है ना वो, 30 मार खा में कहता है डायलॉग क्या है, तो कहता है वेरी गुड क्वेश्चन, चलो चलो। और एक तो हो गया ये मोड, ये कैसा हो गया, ये इंटरेक्टिव मोड हो गया। एक है पहले ही कहानी लिखी जाती है, स्क्रिप्ट लिखी जाती है, फिर उस स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया जाता है। तो ऐसे ही जब पाइथन के अंदर हम फाइल के अंदर प्रोग्राम पहले लिख लेते हैं, टाइप कर लेते हैं, उसको हम स्क्रिप्ट मोड कहते हैं। और ऐसा जहां पे हर एक लाइन लिखी वो एग्जीक्यूट कर ली, फिर अगली लाइन एग्जीक्यूट हुई, फिर अगली लाइन एग्जीक्यूट हो गई, इस मोड को क्या कहते हैं हम, इंटरेक्टिव मोड कहते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सोर्स कोड तो उस कोड को कहते हैं, जो कोड हम लिखते हैं उसको सोर्स कोड कहते हैं। सोर्स कोड के बारे में थोड़ी पूछा है, मोड के बारे में पूछा है कि वो मोड कौन सा होता है। देखो मैं दिखाता हूं, दोनों चीजें दिखा देता हूं तुम्हें, कोशिश करता हूं दिखाने की। देखो भाई, हम क्या करते हैं यहां पे, एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हम ओपन कर लेते हैं, ये हमने ओपन कर लिया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को। अब एक तो हम क्या कर सकते हैं, इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा कोड लिख के सेव कर सकते हैं। हमने लिखा a इज इक्वल टू 5, हमने लिखा b इज इक्वल टू 10, हमने लिखा प्रिंट a प्लस b। एक तो हमने ये लिख लिया, इसको लिख के हमने अब फाइल में, अभी तक ना इसमें कोई एग्जीक्यूशन हुआ है ना ही कुछ और हुआ है, हमने बस अपना सोर्स कोड तैयार किया है। और हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे, फाइल को सेव करेंगे hssc.py के नाम से, ताकि पाइथन डॉक्यूमेंट इसमें आ जाए। इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। ठीक है, इसको काट देते हैं, हुई क्या। अब ये देखो यहाँ पे ये फाइल बनके हमारे पास आ गई है, ये hssc वाली जो अभी हमने फाइल बनाई थी। अभी वो कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ कोड को लिख के और फाइल में तैयार करके रख लिया है। कैसा मोड है, स्क्रिप्ट मोड है। अब हम इसको रन करेंगे पाइथन आईडीएलई में, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में। इसको हम क्या करेंगे, आईडीएलई से एडिट करने की कोशिश करेंगे और उसके अंदर इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। अब ये आ गए हैं हम आईडीएलई के ऊपर, आईडीएलई पे हमारे पास ये कोड लिखा हुआ है। सिंपली क्या करेंगे, इसको रन करेंगे और जब रन करेंगे तो हमें आंसर मिल गया 15, हमारा राइट आंसर हो गया। अब यहां पे अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, a इज इक्वल टू 5 कर रहे हैं, b इज इक्वल टू 10 कर रहे हैं, फिर अगर हम प्रिंट कर रहे हैं a माइनस b और फिर हम एंटर कर रहे हैं, तो यहां हमें देखो साथ साथ रिजल्ट मिल रहे हैं। यानी कि अब हम किस मोड पे आ गए हैं, अब हम इंटरेक्टिव मोड के ऊपर आ गए हैं, हमें साथ साथ रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन पहले क्या किया था, हमने कोड को सेव करके फाइल के अंदर रख लिया था। उसको कैसा मोड कहेंगे हम, इंटरेक्टिव स्क्रिप्ट मोड कहेंगे उसको। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा स्क्रिप्ट मोड में और इंटरेक्टिव मोड में क्या फर्क होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आ जाए, ये एसआई वालों के लिए ज्यादा है भाई, एसआई में आते हैं इस लेवल के क्वेश्चंस, तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और किसी ने लाइक नहीं किया हो तो प्लीज लाइक भी कर देना भाई, तुम तो आराम, मतलब
बहुत बेशरम यार, शर्म कर लो थोड़ी सी यार, कर दो लाइक। क्या मतलब यार, बोलना पड़ेगा इन चीजों के लिए भी। करो फटाफट, पहले लाइक उसके बाद, कहते हैं ना पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। चलो आगे चलें फिर, समझ में आ गया होगा स्क्रिप्ट मोड और इंटरेक्टिव मोड। आगे चलें। A dash is an ordered collection of items indexed by positive integers. डैश वस्तुओं का एक क्रमबद्ध संग्रह है जिसे घनात्मक पूर्णांकों द्वारा अनुक्रमित किया जाता है। ऐसी हिंदी अगर मैं 2-4 दिन लगातार पढ़ लूं तो मेरे ख्याल से फिर मैं हिंदी सब्जेक्ट ही बना लूं अपना। भाई साहब कितनी खतरनाक हिंदी होती है। ए डैश इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। आइटम्स का कलेक्शन, कुछ आइटम्स हैं हमारे पास, आइटम्स हैं हमारे पास, कुछ नाम हो सकते हैं, कुछ संख्याएं हो सकती हैं, उनका हमारे पास क्या है, एक संग्रह है, एक कलेक्शन है। और वो कैसे हैं, ऑर्डर्ड है, यानी कि क्रमबद्ध है। कैसे ऑर्डर्ड है कि वो पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ उनका इंडेक्सिंग किया गया है। जैसे हमारे पास मान लो ये 3 आइटम्स हैं, 3 आइटम्स का कलेक्शन है, एक आइटम ए है, एक आइटम बी है और एक आइटम सी है। इंडेक्स है 0, 1 और 2, ये इंडेक्सिंग हो गई। तो ये हमारे पास ए डैश इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स इंडेक्स्ड बाय पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सिलेक्शन कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे, इंटरसेक्शन कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। क्या कहेंगे, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल राइट आंसर आया, सभी का राइट आंसर आया है। इसको क्या कह देंगे हम, सीक्वेंस। ए सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स इंडेक्स्ड बाय पॉजिटिव इंटीजर्स। लगातार क्रमबद्ध चीजों को हम किस में रखते हैं, सीक्वेंस में रखते हैं। तो सीक्वेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, साइंस नहीं इसमें अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर यूज टू गिव सम स्पेशल मीनिंग टू द इंटरप्रेटर। खालिस्तान का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है कुछ स्पेशल अर्थ या स्पेशल मीनिंग देने के लिए इंटरप्रेटर को। एंड आर यूज्ड बाय पाइथन इंटरप्रेटर टू रिकॉग्नाइज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। जिनका प्रयोग पाइथन के इंटरप्रेटर के द्वारा किया जाता है ताकि वो पहचान सके कि वो कैसे बनाए गई हैं वो चीजें, वो स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया है, उसको पहचानने के लिए जो हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर होता है वो यूज करता है इन चीजों को। और इनका यूज किया जाता है कुछ स्पेशल मीनिंग देने के लिए इंटरप्रेटर को। तो उन चीजों को हम क्या कहते हैं बताइए। जीके भाई धर्मवीर सोहल, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद जी, धन्यवाद। बताओ भाई, एनटीए किस टाइप का पेपर बनाता है? अच्छा ही बनाता होगा भाई, पता नहीं, पेपर तो बढ़िया ही होते हैं सारे। पढ़ा है या पढ़ा हुआ आ गया तो आसान है पेपर, पढ़ा हुआ नहीं आया तो मुश्किल है पेपर। इसमें तो क्या है, तो क्या हो जाएगा भाई, बोथ बी एंड सी। बहुत बढ़िया भाई, काला पजामा भावना राजपूत, बहुत बढ़िया, बोथ बी एंड सी हो जाएगा। क्योंकि कीवर्ड्स को ही हम क्या कहते हैं, रिजर्व वर्ड्स कहते हैं कीवर्ड्स को, ठीक है। और आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स, इन सभी को हम क्या कहते हैं, ये सभी बोले जाते हैं टोकन। ये सभी क्या होते हैं, टोकन होते हैं। कीवर्ड्स को ही हम क्या कहते हैं, रिजर्व वर्ड्स कहते हैं। यानी कि ऐसे वर्ड्स, ऐसी टर्म्स जो पाइथन के अंदर पहले से होती हैं, उनका यूज हम प्रोग्राम के अंदर करते हैं ताकि इंटरप्रेटर वहां पे पहचान सके कि प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली कैसे बनाया गया है। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, कीवर्ड्स का यूज करते हैं। अभी लेटेस्ट कितने कीवर्ड्स चल रहे हैं, कौन बताएगा? हाउ मैनी कीवर्ड्स इन पाइथन? 33 कीवर्ड्स चल रहे हैं। ये तो पाइथन का भाई 27 अगस्त 2021 का अपडेट है, गीक्स फॉर गीक्स का। द कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड इन आइडेंटिफायर फंक्शन वेयर ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर इन लोअर केस। ट्रू और फॉल्स को छोड़ के बाकी सारे कीवर्ड्स जो हैं पाइथन के अंदर वो लोअर केस में लिखे जाते हैं, छोटी एबीसीडी में लिखे जाते हैं। ट्रू और फॉल्स का पहला लेटर बड़ा होता है। टोटल 33 कीवर्ड्स हैं पाइथन 3.7 के अंदर, पाइथन 3.7। और लेटेस्ट वर्जन कौन सा है पाइथन का, 3.9 है आई थिंक, है ना, लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन। ये भी पूछ सकते हैं भाई लेटेस्ट वर्जन कौन सा है,
तो 18 दिसंबर 2019 को आया था लेटेस्ट 3.8.1। तो अब चेक करते हैं हाउ मैनी कीवर्ड्स इन पाइथन 3.8.1। तो इसमें हाँ देखा 35 कीवर्ड्स हैं जो पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है, उसके अंदर टोटल 35 कीवर्ड्स हैं पाइथन के अंदर। पाइथन के कीवर्ड्स देखते हैं कौन कौन से हैं, काफी हैं, मतलब 35 के 35 को तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें से इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहला कीवर्ड है आप लोगों के सामने, एक सेकंड रुकिए, ये क्या आ गया, फॉल्स है, गलत को क्लास है, एक क्लास को डिफाइन करने के लिए, फ्रॉम है, कहां से क्या चीज ली गई है उसके लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं, और बुलियन ऑपरेटर आप लोगों को पता है, नन का मतलब कुछ नहीं, नल वैल्यू, कॉन्टिन्यू मतलब लगातार स्टेटमेंट चलती रहती है, ग्लोबल मतलब आप लोगों को बताया था, ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल आप लोगों ने पढ़ा है, बताया है मैंने आपको, बाहर फंक्शन के बाहर बनाया जाता है, फंक्शन के अंदर बनाया जाता है, फंक्शन के अंदर यूज किया जाता है, बाहर यूज किया जाता है, वो लोकल ग्लोबल होते हैं। पास का मतलब होता है एक स्टेटमेंट को पास कर दिया, जैसे खेल तो कई बार हम गेम प्ले करते हैं वहां पे पास कर देते हैं, अपनी टर्न को आगे की तरफ पास कर देते हो, तो स्टेटमेंट्स को पास कर दिया। ट्रू ट्रू होता है, डेफ कीवर्ड का यूज किया जाता है, ये देखो एसआई में पूछा गया था ये क्वेश्चन पिछली बार कि जो डेफ कीवर्ड होता है, थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या, ठीक है, डेफ पिछली बार एसआई में पूछा गया था, डैश कीवर्ड यूज टू डिफाइन ए फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है, तो डीईएफ डेफ कीवर्ड का यूज किया जाता है। इफ अगर होता है दो स्टेटमेंट्स के बीच में हम कंडीशन लगाते हैं, इफ का यूज करते हैं, और एंड बुलियन ऑपरेटर होता है आप लोगों को पता है, डीईएल डिलीट के लिए यूज किया जाता है। इंपोर्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है कि भाई जैसे हम कोई भी प्रोग्राम आप कर रहे हैं तो आपको कोई चीज इंपोर्ट करनी है, आपको मैथ के ऊपर काम करना है तो आप इंपोर्ट करोगे मैथ को डिक्शनरी के अंदर से, लाइब्रेरी के अंदर से, तो इंपोर्ट मतलब लाना। रिटर्न करता है जैसी भी वैल्यू होती है, रिटर्न 0, रिटर्न ट्रू, रिटर्न फॉल्स, रिटर्न टेक्स्ट, तो रिटर्न करने के लिए कैसी वैल्यू आउटपुट में रिटर्न करेगा। और इसके बाद एल्स इफ यूज होता है, आप लोगों को पता है, इफ का पता है, एल्स का पता है, एलिफ स्टेटमेंट का पता है, कंडीशन स्टेटमेंट्स का पता है। इनका मतलब होता है कि वो अंदर वो चीज है या नहीं है। ओके, उसके बाद एल्स का आप लोगों को पता है, या तो ये सही कंडीशन है या फिर ये सही कंडीशन है। वाइल का आप लोगों को पता है, जबकि कैसे यूज होता है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट है एक्सेप्ट, कुछ एक्सेप्शंस के लिए होता है, और ब्रेक काफी इंपॉर्टेंट है, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं जहां पे हमें रुकना होता है प्रोग्राम के अंदर, हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। फॉर का यूज करते हैं लूप्स वगैरह के लिए यूज करते हैं, कीवर्ड का यूज करते हैं, नोट का यूज करते हैं नोट ऑपरेशन के लिए। ये हमारे पास 35 कीवर्ड होते हैं पाइथन के, एक बार इनमें नजर आप लोग भी मार लेना पेपर से पहले, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आए हैं पहले, तो मैं नहीं चाहता आपका गलत हो इनसे क्वेश्चन, तो नजर जरूर मार लेना, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बोथ बी एंड सी आंसर हो जाएगा, कीवर्ड्स या फिर रिजर्वर्स दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। दे देंगे भाई जीतू बंसल, दे देंगे। चलो आगे चलें। ए डैश इज ए फाइल कंटेनिंग पाइथन डेफिनेशंस जैसे कि फंक्शंस और स्टेटमेंट्स। यानी कि इन चार ऑप्शंस में से ना ऐसा ऑप्शन है जो एक फाइल है, एक फाइल की तरह है, और उस फाइल के अंदर क्या है, जितनी भी डेफिनेशंस हैं, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, फंक्शंस हैं, वो सारे के सारे उस फाइल के अंदर हैं। उस फाइल को क्या कहा जाता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। उस फाइल को फंक्शन कहेंगे, उस फाइल को मॉड्यूल कहेंगे, उस फाइल को कमेंट्स कहेंगे, या उस फाइल को कुछ नहीं कहेंगे। तो फंक्शन तो आप लोगों को पता है, फंक्शन क्या होता है। बेसिकली फंक्शन का यूज किया जाता है कि अगर हमें चाहे हम सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, चाहे हम पाइथन की बात कर रहे हैं, किसी की भी बात कर रहे हैं, अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर हमें एक ही तरह की चीज, एक ही तरह का कंटेंट या एक ही तरह का फॉर्मेट अगर हमें बार बार कभी यूज करना पड़े, तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना के रख लेते हैं, और फिर जब बाद में उस फंक्शन को हम यूज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फंक्शन कॉल करना कहते हैं। क्या कहते हैं, फंक्शन कॉल करना कहते हैं, कि फंक्शन कॉल कर लिया, फंक्शन को बुला लिया। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कीवर्ड कौन सा यूज किया जाता है, तो डेफ कीवर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो फंक्शन नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन है कमेंट्स। कमेंट्स का यूज किया जाता है ताकि हमारा जो सोर्स कोड है उसको ज्यादा रीडेबल बनाया जा सके, ज्यादा समझने लायक, अंडरस्टैंडेबल बनाया जा सके, उसके लिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं।
पाइथन में कमेंट सिंगल लाइन कमेंट के लिए हैश सिंबल का यूज होता है, मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए ट्रिपल कोट्स का यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एचएसएससी में। और ऐसी फाइल जिसके अंदर पाइथन की डेफिनेशंस और पाइथन की स्टेटमेंट्स होती हैं उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, मॉड्यूल कहते हैं। क्या कहेंगे, मॉड्यूल कहेंगे। मॉड्यूल भी हमारे पास दो तरीके का होता है, एक बिल्ट इन मॉड्यूल कहा जाता है और एक यूजर डिफाइंड मॉड्यूल कहा जाता है। बिल्ट इन का मतलब क्या होता है, जो पहले से मौजूद है पाइथन के अंदर मॉड्यूल्स, उनको हम बिल्ट इन मॉड्यूल्स कहते हैं। और यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स कौन से होते हैं, जैसे हमने कोई सोर्स कोड तैयार किया है, कोई कोड तैयार किया है, उसको हमारे नाम से हमारी मर्जी से हमने सेव किया है, वो कैसा मॉड्यूल हो जाएगा, फाइल हो जाएगी, वो यूजर डिफाइंड, यानी कि यूजर हमारे द्वारा डिफाइन की गई फाइल है, उसको यूजर डिफाइंड मॉड्यूल कहते हैं। और ऐसे मॉड्यूल्स, ऐसी फाइल्स जिनके अंदर पाइथन की डेफिनेशन स्टेटमेंट्स होती हैं, वो पाइथन के अंदर पहले से मौजूद होती हैं, उनको हम बिल्ट इन मॉड्यूल्स कहते हैं। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे तो आप गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, सभी का राइट आंसर आया है। हाँ चले आगे चले। इन पाइथन कंसेक्यूटिव सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इज नोन एज। पाइथन के अंदर कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है भाई, मैथ में भी पढ़ते हो, कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। तो लगातार क्रम में, कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट्स ऑफ कैरेक्टर्स, लगातार क्रम में लिखे हुए कैरेक्टर्स को क्या कहा जाता है। जैसे कि लगातार से लिखने का क्या मतलब है, जैसे कि अनुज कुमार, ए कैरेक्टर है, यू कैरेक्टर है, जे कैरेक्टर है, के कैरेक्टर है, UMAR, ये सभी क्या है, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं जो एक सीक्वेंस में, एक क्रम में लिखे गए हैं। इनको क्या कहते हैं ये पूछा गया है, बताओ भाई क्या कहते हैं इनको। लिस्ट कहेंगे इनको, टपल कहेंगे इनको, स्ट्रिंग कहेंगे इनको, या इनमें से कोई, बताओ भाई क्या कहेंगे, आने दो आंसर। तूने जो, नवी गलत है, अनुज गलत है, अनिल का सही है, मोहित का सही है, अजीत का सही है, बिल्कुल जिनका सी आंसर है उनका बिल्कुल सही आंसर है। कॉन्सिक्यूटिव सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। लगातार क्रम में लिखे गए कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। सिंगल कोट के अंदर लिखा गया है तो भी स्ट्रिंग है, डबल कोट के अंदर लिखा गया है तो भी स्ट्रिंग है। ऐसा नहीं है कि ABCD की ही बात हो रही है। सिंगल कोट के अंदर अगर आप 10 लिखते हो तो ये भी एक स्ट्रिंग वैल्यू है, 120 लिखते हो तो ये भी एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। लिस्ट और टपल एक डेटा टाइप होते हैं। लिस्ट डेटा टाइप होता है जिसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में बनाया जाता है, टपल डेटा टाइप होता है उसको राउंड ब्रैकेट्स के अंदर बनाया जाता है, ठीक है। टपल जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, इनके अंदर बदलाव नहीं किया जा सकता। लिस्ट जो होते हैं म्यूटेबल होते हैं, इनके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट डैश इज लाइक ए लिस्ट। एक ऑप्शन है इनमें जो एक लिस्ट की तरह है, बट मोर इन जनरल। एक लिस्ट के अंदर जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो इंटीजर होती है। जैसे कि भाई हमने एक लिस्ट बनाई है, इसके अंदर हमने लिखा है ABCD, आगे लिख दिया हमने E। अब जो इंडेक्स वैल्यू है जैसे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे बढ़ते गए हम। तो लिस्ट के अंदर जो इंडेक्स वैल्यू है वो इंटीजर होती है, जबकि इनमें से कौन सा ऑप्शन है उसके अंदर जो इंडेक्स वैल्यू होती है कैन बी एनी अदर डेटा टाइप एंड आर कॉल्ड कीज। उनको हम की कहते हैं, कीज कहते हैं। तो कीज शब्द को पकड़िए और की शब्द से याद करने की कोशिश कीजिए कि की शब्द का यूज हमने कहां पे किया था। मैंने दो शब्दों का यूज किया हुआ है पाइथन की क्लास के अंदर, एक की का शब्द की का यूज किया हुआ है और एक वैल्यू का यूज किया हुआ है। ऐसा डेटा टाइप जहां पे की वैल्यू पेयर पे काम होता है, यानी कि एक की होती है और एक उसकी वैल्यू होती है। यहां पे ना ही कोई की है ना ही कोई वैल्यू है, लेकिन दिखने में ये लिस्ट की तरह ही होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, क्या इसको टपल कहेंगे, डिक्शनरी कहेंगे, लिस्ट कहेंगे, सेट कहेंगे। देसी फुकरे गलत है भाई, सबका गलत है भाई, कोई बात नहीं, गलत हो गया कोई बात नहीं। देखो
टपल को छोटी वाली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट के अंदर बनाया जाता है, सिंपल सी बात है। लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बनाया जाता है, पहले क्वेश्चन। डिक्शनरी को करली ब्रैकेट्स के अंदर बनाया जाता है और सेट को भी करली ब्रैकेट्स के अंदर बनाया जाता है, ठीक है। अब पूछा क्या है इसने कि लिस्ट के अंदर तो इंडेक्स वैल्यू होती है, लेकिन यहां पे किसी अनदर डेटा टाइप की तरह यहां पे कीज का काम किया जाता है। अब देखो, डिक्शनरी को भी करली ब्रैकेट में बनाया जाता है और सेट को भी करली ब्रैकेट के अंदर बनाया जाता है, ठीक है। द सिटी फेमस का राइट आंसर आया है। पूजा ने आंसर बदल दिया है अपना, बाकी सबका गलत है भाई। डिक्शनरी के अंदर क्या होता है, एक की होती है और एक वैल्यू होती है। की वैल्यू कैसे होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे नाम लिखा है राजू। राजू की वैल्यू क्या है, राजू तैयारी कर रहा है HSSC की, कोमा लगा दिया। उसके बाद हमने राजू का कोर्स लिखा, राजू कौन सा कोर्स या कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो राजू एग्जाम की तैयारी कर रहा है हरियाणा पुलिस की, हरियाणा पुलिस की। तो ये जो राजू है ये क्या हो गया, की हो गया, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, HSSC। राजू का एग्जाम की हो गया और एग्जाम की वैल्यू क्या हो गई, हरियाणा पुलिस हो गई। ये हो गया की वैल्यू पेयर पे, ये की है ये वैल्यू है। अब इन दोनों का क्या बना है, एक पेयर बना है। जहां पे ये काम होता है उसको हम कैसा डेटा टाइप कहते हैं, डिक्शनरी डेटा टाइप कहते हैं, ठीक है। सेट के अंदर कुछ नहीं होता है, सिर्फ करली ब्रैकेट यूज होती हैं और जनरल जैसे हमारी वैल्यूज सेव होती हैं वैसे ही इसके अंदर वैल्यूज सेव होती हैं, कोई फर्क नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिक्शनरी, ठीक है। पुराने स्टूडेंट्स को इतनी बार करा चुका हूं मैं, ये पूजा लखलान ना, इनके मुर्गा बनाने की देर रह रही है बस। तुम लोग गलत करोगे ना तो फिर फायदा ही नहीं है कुछ भी। डिक्शनरी हो जाएगा राइट आंसर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एसआई में पूछा गया था भाई। डैश इज द कंबाइनिंग ऑफ डेटा, डेटा को कंबाइन कर दिया, डेटा को जोड़ दिया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। डेटा किसी भी तरह का हो सकता है। एंड द फंक्शंस एसोसिएटेड विद दैट डेटा इन ए सिंगल यूनिट। एक तो हमारे पास डेटा है और उस डेटा से जुड़े हुए कुछ फंक्शंस भी हमारे पास। कौन सा डेटा किस तरीके का काम कर रहा है बेसिकली, ठीक है। डेटा को जोड़ दिया और डेटा के अंदर आने वाले सारे फंक्शंस को हमने जोड़ दिया और जोड़ के क्या कर दिया, एक सिंगल यूनिट के अंदर उसको एसोसिएट कर दिया, सिंगल यूनिट के अंदर उनको जोड़ दिया। उसको क्या कहते हैं, क्या उसको क्लास कहते हैं, इनकैप्सुलेशन कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं या एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, बताइए। बताओ क्या कहेंगे, बहुत बढ़िया भाई, क्या कह देंगे, इनकैप्सुलेशन कह देंगे। जैसे नॉर्मली हमारे पास जो हमारा कैप्सूल होता है दवाई खाने वाला, ऊपर इस तरफ रेड कलर होता है, इस तरफ ग्रीन कलर होता है कैप्सूल का। काफी सारी चीजें, काफी सारे केमिकल्स से मिलके कैप्सूल को बनाया जाता है और एक यूनिट के अंदर उन केमिकल्स को मिला के दवाई तैयार कर दी जाती है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इनकैप्सुलेशन का काम क्या होता है। डेटा और डेटा के इससे जुड़े हुए जितने भी एसोसिएट्स फंक्शंस होते हैं उनको कंबाइन करके सिंगल यूनिट में तैयार कर देना ही क्या कहलाता है, इनकैप्सुलेशन कहलाता है। पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन पे आगे क्वेश्चन आएगा तो इनको हम आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड सेपरेटिंग द एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द इंटरनल डिटेल्स। क्या कह रहा है, आंतरिक विवरण को शामिल किए बिना आवश्यक विशेषताओं को पहचानने और अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जिसमें हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं यानी कि पहचान रहे हैं, एक तो किसी चीज को पहचान रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, अब पहचान लिया और फिर अलग अलग कर रहे हैं। काफी सारे जनता खड़ी है, पहले मैंने पहचाना लड़के कौन है लड़कियां कौन है, फिर मैंने लड़के और लड़कियों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो आइडेंटिफाइंग एंड सेपरेटिंग द एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द इंटरनल डिटेल्स, उनके एसेंशियल फीचर्स को, उनके जो आवश्यक विशेषताएं हैं उनको अलग कर दिया, पहचान लिया, विदाउट इंक्लूडिंग इंटरनल डिटेल्स, लेकिन उनके अंदर की जो डिटेल्स है, इंटरनल डिटेल्स है, जानकारी है, उसको इंक्लूड हमने नहीं किया, बाहरी तौर पे हमने उनको डिवाइड कर दिया। तो इनकैप्सुलेशन तो हो नहीं सकता क्योंकि अभी अभी हमने देखा था। डेटा हाइडिंग होगा, एब्स्ट्रैक्शन होगा या डेटा हैंडलिंग होगा। बहुत बढ़िया भाई, क्या होता है,
डेटा अब्स्ट्रैक्शन उसको कहा जाता है। डेटा को आइडेंटिफाई करना, डेटा को सेपरेट करना, उसके एसेंशियल फीचर्स को बिना जोड़े हुए, उसके इंटरनल डिटेल्स को बिना जोड़े हुए डेटा को आइडेंटिफाई और सेपरेट करना क्या कहलाता है? अब्स्ट्रैक्शन कहलाता है, डेटा अब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। डेटा हैंडलिंग तो क्या होता है? डेटा हैंडलिंग तो होता है प्रोग्रामिंग में होता है जब हम किसी लैंग्वेज का यूज करके हमारे सिस्टम के डेटा को हैंडल करते हैं, फाइल्स और फोल्डर्स को क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं, उसको डेटा हैंडलिंग कहा जाता है। ठीक है। तो डेटा हैंडलिंग नहीं होगा, अब्स्ट्रैक्शन होगा। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए न्यू क्लास। अब एक नई क्लास बनाई जा रही है भाई, ऐसी प्रोसेस जिसमें नई क्लास बनाई जा रही है। ठीक है। आप लोगों को पता होगा जब हमने ऊप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो वहां पे हमने क्लास, ऑब्जेक्ट, फंक्शंस इनके बारे में पढ़ा था क्या होता है। ठीक है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए न्यू क्लास, एक नई क्लास बनाने की प्रोसेस है फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास, यानी कि जो पहले से क्लास बनी हुई है उसको तो हम क्या कहेंगे? बेस क्लास कहेंगे, और इस क्लास से हम दूसरी क्लास बना रहे हैं उसको क्या कहेंगे? डिराइव्ड क्लास कहेंगे। तो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि डैश इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए न्यू क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास, पहले से बनी हुई क्लास के अंदर से एक और क्लास को बनाना। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डैश इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए डिराइव्ड क्लास फ्रॉम द बेस क्लास। तो दोनों की तरह मैंने इसलिए ब्रैकेट में यहां पे डाल दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो पेपर में अगर आ जाए ऐसा क्वेश्चन तो उसको हम क्या कहते हैं। तो अगर हम कोई नई चीज, किसी दूसरी चीज, पहले से बनी हुई चीज के अंदर से अगर हम कोई नई चीज बना रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर की डिटेल्स का भी हम यूज करेंगे। तो किसी भी चीज से जब हम कोई चीज लेते हैं, कहीं से भी कोई चीज हम लेते हैं, उसको कहते हैं इनहेरिट करना। और जब एक ड्राइव्ड क्लास बनाई जाती है बेस क्लास से तो उसको हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? इनहेरिटेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब्स्ट्रैक्शन हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया। हाइडिंग तो क्या होता है? छिपाना होता है बेसिकली। हाइडिंग मतलब छिपाना। लेंथ ऑफ IPv6 आईपी एड्रेस की लेंथ कितनी होती है? तो सभी को पता होगा, काफी बार कर चुके हैं। एक IPv4 होता है हमारे पास आईपी एड्रेस, एक IPv6 होता है। IPv4 जो होता है उसका 32 बिट का साइज होता है और IPv6 जो होता है उसका 128 बिट का साइज होता है। तो इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये बहुत डिटेल में टॉपिक अलग से करवाया हुआ है और फिर कभी जब ज्यादा टाइम होगा, लंबी क्लास लेंगे तो वहां पे एक बार फिर से मैं आईपी एड्रेस का टॉपिक करा दूंगा। अभी ज्यादा ध्यान नहीं रखना इसके बारे में, बस IPv6 की लेंथ 128 बिट है, IPv4 की लेंथ 32 बिट होती है। ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया भाई, ए डैश इज अ रूल कंसर्निंग व्हाट काइंड ऑफ डेटा कैन बी एंटर्ड इन ए सेल। एक सेल के अंदर किस प्रकार का डेटा डाला जाएगा, उस डेटा को डालना कि कैसा डेटा सेल के अंदर डाला जाना है, उस रूल को, उस नियम को हम क्या कहते हैं। एक्सेल के अंदर हमारे पास रो और कॉलम होते हैं, जहां पे रो और कॉलम टकराते हैं उसको जहां क्या सेल कहते हैं। कंटेंट जहां डाला जाता है उस जगह को भी सेल कहते हैं। रो होता है, कॉलम होता है। जो रो होते हैं वो 1 2 3 4 से होते हैं, न्यूमेरिक होते हैं। जो कॉलम होते हैं वो अल्फाबेटिक होते हैं। ठीक है। सेल का जो एड्रेस होता है वो यहाँ पे हमें नेम बॉक्स के अंदर शो होता है और सेल का कंटेंट हमें फॉर्मूला बार के अंदर शो होता है। ये जनरल क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये याद रहने चाहिए आपको। लेकिन एक रूल होता है जो रूल हमें बताता है कि किस तरीके का डेटा हम उसके अंदर सेल के अंदर डालेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा रूल होता है? बिल्कुल डेटा वैलिडेशन रूल होता है। डेटा को वैलिडेट करना, कैसा डेटा डाला जाएगा, डेटा वैलिडेशन रूल। सिंपल सा लॉजिक है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट अंदर जाके घुसने की कोशिश नहीं करनी है, याद रख लेना है बस डेटा वैलिडेशन रूल। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, जिसका आंसर आप लोग वीडियो के खत्म होने के बाद, क्लास के खत्म होने के बाद कमेंट करके दोगे। 36 पीपल लाइव देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं आज ये क्लास खत्म होने के बाद 36 कमेंट्स हो। अगर कुछ मानते हो
कुछ प्यार करते हो तो कमेंट करके जरूर आंसर करना इस क्वेश्चन का। अच्छा लगता है ना, कोई खुफिया कोई बाहर के बड़े बड़े लोग यूट्यूबर्स को ये देखेगा तो पता लगेगा, अच्छा लगेगा कि हाँ भाई कमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका होमवर्क है। कल भी होमवर्क दिया था मैंने एक क्वेश्चन का, ये आज का होमवर्क है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है। मॉनिटर इज द मॉनिटर्स डैश इज द नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकंड दैट एन इलेक्ट्रॉन गन्स कैन स्केल एवरी पिक्सल ऑन द स्क्रीन। खालिस्तान है जो नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकंड जो इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं हमारे मॉनिटर के स्क्रीन के ऊपर जो पिक्सल होता है उनको स्कैन करती हैं पर सेकंड टाइम पे, उसको क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको डिटेल से कल करेंगे हम, क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन है वो हम कल करेंगे। इसका आंसर आप लोगों को वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। क्लास अभी खत्म हो रही है 2 मिनट में, उसके बाद आपको आंसर करना है। तो फटाफट से बता दो क्लास कैसी लगी और समझ में आए क्वेश्चंस। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज हमारी क्लास आज की यहीं पे खत्म होती है। अब हम कल मिलेंगे रात को 8:30 बजे और नए 25 क्वेश्चंस के साथ। और ऐसे ही हमारी क्लासेस जो हैं ये एसआई के एग्जाम तक कंटिन्यू क्लासेस हमारी चलेंगी, मुझे कुछ करना पड़ो चाहे, लेकिन एक क्लास डेली हमारी 1.5 घंटे, सवा घंटे, 1 घंटे की होगी, जिसमें हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और दिन में बीच में अगर कोई नया कॉन्सेप्ट आता है, कोई नया डाउट आता है तो उसकी वीडियो बीच में आप लोगों को मिल जाएगी, आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। पढ़ते रहो, हंसते रहो, आगे बढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और कल मिलते हैं 8:30 बजे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। ओके, चलो पढ़ते रहो और जरूर कामयाबी मिलेगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।